Okay, so a warm and hearty welcome to all of you gathered here today. So you already joined two more session before, which is on cloud automation and data analytics. So I really hope you guys enjoyed that session and learn many things and done certification courses too. So now start today's session. So first and foremost, I would like to welcome our today's speaker who have been taken the time to join this session and share his knowledge and expertise with us. His presence adds a special essence to this session, and we are truly honored to have him to join us today. So, without wasting more time, I again welcome to Mr. Dhirendra and to all our attendees. Let's make this session more productive and inspiring. So, now I am going to handing over mic to Mr. Dhirendra Yadav, sir, to start the session. Thank you, Shivani, and thank you, Shikun's team, for inviting me, and thank you everyone to join this call. Let's get started. So today's our topic is basic database and basic Python. So let me share my screen first. I'm audible, right, to everyone? Hello, Yes, yes, you are audible, sir. and my screen is also visible for us. Yes, it is. ओके सो आज का अपना टॉपिक है बेसिक पाइथन एंड बेसिक डेटाबेस सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद पाइथन. And first of all, thank you so much, everyone, for joining this call and Shikun's team. I know Shikun's team is doing very great job in study health things. Yeah, thank you, everyone. So first, I will cover the Python. So basics of Python. So first, our slide is what is Python. So आप लोग को जैसे पता है राइट नाउ टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग डे बाय डे. सो पाइथन का उसमें रोल क्या है? सो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अभी तक हर जगह हर एक एप्लीकेशन में यूज हो रही है. सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी इजी लैंग्वेज बिकॉज ये मोस्टली मिलती जुलती सिर्फ इंग्लिश के जैसे है. यदि यहाँ पे अपन को प्रिंट हेलो वर्ल्ड कराना है तो सिर्फ अपन को प्रिंट और ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड ही लिखना पड़ेगा. सो डेट वाज द मेन थिंग. Python can be used for simple tasks such as plotting. For the more complex task, कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो, मशीन लर्निंग हो, उसके लिए पाइथन का यूज आज की डेट में हो रहा है. ये सिंपल है फिर भी इसका ऐसे कॉम्प्लेक्स जगह लाइक मशीन लर्निंग ऐसी प्लेसेस पे यूज हो रहा है, राइट. तो सेकंड अपना आते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन. किसी भी चीज का यदि हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग या फिर उस पर एग्जीक्यूशन या कुछ और उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना रहता है. आई एम गिविंग एवरीवन आंसर. तो आप लोग चैट पे अपने क्वेश्चन लिखते जाएं और मे बी नोट डाउन कर लें. सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे. ओके. सो हिस्ट्री ऑफ पाइथन. सो फर्स्ट वी वांट टू नो कि पाइथन का इन्वेंशन या पाइथन स्टार्ट कहाँ से हुई. तो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन वाज स्टार्टेड एट 1989. किसी नीदरलैंड के एक रिसर्च सेंटर में स्टार्ट हुआ था. सो एट 1991 इट इज these things are started. Okay. So Python programming is being updated regularly. तो हर एक स्टेप बाय स्टेप आफ्टर 1989, 1991, 1994 इसके वर्जन स्टार्ट होते गए. फर्स्ट जो वर्जन था पाइथन का वो था 1.0 जो अभी स्टार्ट होते होते राइट नाउ आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड द नोट जो 1.0 से स्टार्ट होते होते अभी 3.9 3.10 पे आ गया है. जो लेटेस्ट है वो 3.10 है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट. ये एक मेन स्लाइड है जो मैं चाहता हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब इस पर थोड़ा ध्यान दें. स्कोप ऑफ पाइथन इंडिया. बेसिकली मैंने एक सर्वे को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को. एक सर्वे था
2020 का, जिसमें ये पता चला है कि 25% डेवलपर जो है उनकी अभी जो चॉइस है वो पाइथन है। वो हर कोई पाइथन को प्रेफर कर रहा है। उसके पीछे के रीजंस मैं अभी आगे आप लोग को बताता हूँ। बट अभी आप ये समझिए 25% डेवलपर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है डेवलपर्स की, जो इस चीज को ध्यान में रख के आगे पाइथन का यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली जॉब रोल्स क्या होंगे यदि आप पाइथन डेवलपर बनते हैं, तो जॉब रोल्स क्या होंगे आपके इंडस्ट्रीज में। आई एम आईटी प्रोफेशनल, तो जो एग्जैक्टली जो अपने प्रोफाइल हैं वो होंगे डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट मींस डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग से रिलेटेड पर्सन। प्रोडक्ट मैनेजर, सपोज आप पाइथन डेवलपर हैं, आपको पाइथन का अच्छा नॉलेज है और साथ में कुछ एक्सटर्नल सिस्टम्स का नॉलेज है, तो आप एक अच्छी पोजीशन पे प्रोडक्ट मैनेजर और डेटा एनालिस्ट पोजीशन पे आप जा सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट अभी राइट में बहुत ग्रोइंग चल रहा है लास्ट 3 to 4 ईयर से, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मैं कवर कर रहा हूँ पॉइंट, वो है स्किल नीड टू बिकम एन पाइथन डेवलपर। यदि आपको पाइथन डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखना होगा। नोट डाउन दिस पॉइंट इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अभी बेसिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, और उसका ओपन सोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन सोर्स मतलब आप पाइथन को कहीं से भी कैसे भी पढ़ सकते हैं, कहीं पे इसका कंटेंट हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। सो फर्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस बेसिक्स। सेकंड है पाइथन फ्रेमवर्क। हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, लाइक पाइथन के भी फ्रेमवर्क हैं, वो फ्रेमवर्क आपको आने चाहिए। थर्ड है बेसिक्स ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ये चीजें तो वेब डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपने ये इसका सेशन लिया होगा, या फिर आपने कहीं ना कहीं अपने जहाँ पे भी करिकुलम आपका चल रहा है वहाँ आपने HTML CSS पढ़ी होगी। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पाइथन डेवलपर के लिए। ठीक? इसलिए मैंने ये एक पर्टिकुलर स्लाइड डाली है जिसमें आप ये समझ सकें कि एक्चुअल में पाइथन का स्कोप इंडिया में कहाँ है और पोजीशंस क्या क्या मिलती हैं, हमारी प्रोफाइल क्या बनती है, और इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाई डू पीपल यूज पाइथन। ओके, सो पहला क्वेश्चन आता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, पाइथन हम पढ़ क्यों रहे हैं। सेकेंड, पढ़ रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो मैंने इम्पोर्टेंस आपको स्कोप ऑफ पाइथन इस स्लाइड में बताया। व्हाई डू पीपल यूज, पीपल आज के लोग सबसे ज्यादा पाइथन को यूज क्यों कर रहे हैं, ये एक मेन क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पाइथन सबसे ज्यादा इजी है अभी तक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हर एक में कुछ ना कुछ सिंटैक्स होते हैं, रूल फॉलो करने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके के उनके खुद एक पर्टिकुलर रूल होते हैं उस लैंग्वेज को लिखने के लिए। बट पाइथन ऐसा है, पाइथन के बहुत इजी रूल हैं। लाइक यदि जैसे ऑलरेडी आई डिस्कस कि हमें यदि सिर्फ प्रिंट कराना है तो हमें प्रिंट और ब्रैकेट में जो भी हमें प्रिंट कराना है वो हम लिख सकते हैं, राइट। लैंग्वेज में हमको सपोज यदि मैं जावा का या सी का एग्जांपल लूँ तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर उनके कीवर्ड होते हैं वो लिखना होता है। पाइथन हैज एन एक्टिव सपोर्टिव कम्युनिटी। आज की डेट में इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, तो हम यदि कुछ स्टार्ट भी करते हैं पढ़ना तो हम सब कुछ नहीं जान सकते, हमें किसी न किसी की नीड पड़ती है। तो पाइथन की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एक्टिव है। यदि आप कुछ क्वेश्चन डालते हैं, अपने कुछ डाउट डालते हैं, तो आपको आंसर देने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, राइट। पाइथन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पाइथन मल्टीपल एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो जाती है। कंपैटिबल इन द सेंस, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि पाइथन को आप मशीन लर्निंग के साथ यूज कर सकते हैं। एज अ डेटा साइंटिस्ट पाइथन का बहुत ज़्यादा भी यूज हो रहा है, और वेब डेवलपमेंट में यूज हो सकता है। ये सब पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। पाइथन इज वेल सुटेबल टू डेटा साइंस। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अभी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के तौर पर पाइथन का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन चल रहा है। एंड पाइथन इज एफिशिएंट, फास्ट एंड रिलायबल। एफिशिएंट इस वे में बोला गया है कि इसका जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसके वर्जन अपग्रेड हो रहे हैं,
वर्जन अपग्रेडेशन के साथ धीरे धीरे और इसको सिंपल बनाया जा रहा है। जैसे अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, वर्किंग वुमेन्स हो गए, और भी लोग जो भी ये सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये धीरे धीरे करके चीजें काफी इजी करते जा रहे हैं लोग। फास्ट फास्ट ऑलरेडी नो, यदि सिंपल है तो फास्ट होगा। रिलायबल, इस पे अच्छी अच्छी कंपनियां भरोसा करके आज की डेट पे बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन का यूज करके अच्छी अच्छी कमाई भी हो रही है, और कहा जाए तो रिलायबिलिटी के हिसाब से मल्टीपल एमएनसीज में ये यूज हो रहा है। मैं आगे ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, एसेंचर, ये सब मल्टीनेशनल कंपनी आज की डेट में पाइथन पे काम कर रही हैं। व्हाट कैन वी डू विथ पाइथन, यदि हम ये सीखते हैं पाइथन को, तो हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इन्वेंट कर सकते हैं, किस किस जगह पर जॉब पा सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के बीटेक होल्डर्स, या फिर जिसने बीटेक कंप्लीट कर लिया है या कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए। तो यदि आपने सीखा पाइथन, तो आप डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एक बहुत ही ज्यादा अर्जिंग एंड ग्रोइंग फील्ड है राइट नाउ। वेब डेवलपमेंट आपको पता ही है, जैसे कि किसी भी तरीके की वेबसाइट डिजाइन होती है। लाइक अमेजोन का भी जो पेज ओपन होता है वो एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट को डेवलप करने के लिए भी पाइथन का यूज हो रहा है। ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग, ये आप ये समझिए, यदि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को ऑटोमेट कराना चाहते हैं, यदि हम वो एक एक चीज बार बार दोहराई जा रही है, तो उसको हम ऑटोमेशन के लिए पाइथन का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में यूज होने वाली चीज है। यदि यहाँ पे कोई वर्क करता होगा तो वो समझेगा कि वॉट एवर वी आर जनरेटिंग और वॉट एवर वी आर क्रिएटिंग एज अ सॉफ्टवेयर, यदि हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग एक पर्टिकुलर टाइम पर होती रहती है। तो उसके लिए भी आज की डेट में पाइथन का यूज हो रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड। अब बात जब ये आती है कि हम पाइथन का, हमें हिस्ट्री पता है, हमें पाइथन की स्कोप पता है, पाइथन यूज कौन कर रहा है और हम क्या कर सकते हैं, तो अब पाइथन पे काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले पाइथन को हमें इंस्टॉलेशन पता होना चाहिए कि पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, राइट। तो पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए एक आईडी होता है। सपोज आपके पास मैकबुक है, आईओएस है, तो मैकबुक आईओएस में ऑलरेडी एक आईडी उन लोग प्रोवाइड करते हैं जो बाय डिफॉल्ट होता है। पाइथन इज प्री इंस्टॉल्ड फॉर Linux and Mac OS, as I already told. बट मोस्टली यूजर मुझे लगता है आज की डेट में इंडिया में विंडोज वाले हैं। तो विंडोज के लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी आप लोग को डिस्क्राइब किया है कि टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन विजिट द ऑफिशियल साइट। ये एक ऑफिशियल साइट है जिस पे आप क्लिक करते ही उनके एक पाइथन के एक ऑफिशियल पेज पे पहुंचेंगे, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ वर्जन दिखेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ऊपर वर्जन स्टार्ट हुए हैं अपने पाइथन 1.0 से, अभी वर्जन चल रहा है 3.9, 3.10। तो हम एक लेटेस्ट वर्जन पाइथन आईडी का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वंस द डाउनलोड इज कंप्लीट, रन द exe। रन द exe इट मींस हमें जस्ट उस पर जो भी डाउनलोड होगी फाइल, उस पर डबल क्लिक करना है, राइट। तो जैसे हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो इंस्टॉल होने लगता है। सम बेसिक हमें जैसे मोबाइल में हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, सेम प्रोसेस अपन को यहाँ पे करना है। तो ये तो हुआ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बट आईडीई ये होता है जो अंदर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, जिसके कारण हमको रिजल्ट देखने मिलता है। बट एक एक अलग से इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर हमें अपनी चीजें लिखनी होती हैं, जहाँ पर हम कोड लिखते हैं। तो जैसे कि आई डोंट नो हाउ मच पीपल नो अबाउट इट, बट जावा का यदि हम बात करें तो जावा के लिए हमें इक्लिप्स पर लिखना पड़ता है, या फिर कुछ उसके एडिटर अलग होते हैं। सेम फॉर पाइथन, आईडी ये हुआ, और उसको चलाने के लिए, उसमें कोडिंग करने के लिए हमारे पास होता है पाइचार्म।
तो हाउ टू इंस्टॉल पाइचाम, तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ दिया है कि टू डाउनलोड पाइचाम हमें इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करना होगा एंड सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड, वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ आईडी पाइथन। यदि हमें स्टार्ट करना है पाइथन पे कोडिंग, वर्किंग या फिर सीखने के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है उस पर्सपेक्टिव से। होप इट इज क्लियर एज ऑफ नाउ। वी विल कंसीडर क्वेश्चन एंड आंसर एट द एंड। आप नोट करके रख सकते हैं अपने पास और चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं पाइथन टर्म एंड कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पे थोड़ा मैं टेक्निकल डीप डाउन करने वाला हूँ। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ डिफरेंट नहीं है, ये बेसिक है। तो लाइक अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हु शेयर द सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स। इसको हम इजीली समझते हैं, कोई टेक्निकल नहीं है, कोई हार्ड चीज नहीं है। लाइक क्लास क्लास आप किसी भी एक ऐसी चीज को ले लीजिए जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलकर बने होते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है कार का, तो कार को यदि हम क्लास बोल देंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कार, सपोज मर्सिडीज होती है, बीएमडब्ल्यू होती है, क्विड होती है। तो ये तीन हो गए ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी काउंट किया, मर्सिडीज, क्विड और बीएमडब्ल्यू, ये हो गए तीन ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट के कलेक्शन से जो चीज बनती है वो होती है क्लास। इज अ सिंपल मीनिंग, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ द क्लास प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट विद इन इट। मतलब कि क्लास की डेफिनेशन आपको एक ब्लूप्रिंट देगी कि ऑब्जेक्ट कैसे रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टर्म आता है इंस्टेंस। इंस्टेंस में शेयर द सेम वेरिएबल कलर साइज से बट दे डू नॉट शेयर द सेम वैल्यूज फॉर ईच वेरिएबल। हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सपोज यदि मैं एक कार को उठाऊं तो कार में होते हैं व्हील्स, कार का होता है कलर, कार का होता है इंजन। तो ये उसके इंस्टेंस हो गए, लेकिन हर एक इंस्टेंस अलग अलग प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अलग अलग प्रॉपर्टी होल्ड करता है मतलब जरूरी नहीं है सबका कलर सेम हो, जरूरी नहीं है सबके व्हील का स्ट्रक्चर सेम हो, राइट। किसी में अलॉय व्हील होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के व्हील्स होते हैं। शेप जरूरी नहीं है सब 9 फीट की कार हो, कोई 5 फीट की भी हो सकती है नैनो, कोई 7 फीट की हो सकती है। तो यहाँ पे समझने की चीज ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास के, और क्लास के अंदर होते हैं इंस्टेंस। इंस्टेंस मींस उसकी प्रॉपर्टीज भी आप हिंदी में मतलब और सिंपलिसिटी में बोल सकते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। वो होते हैं कलर, लाइक कलर, साइज, शेप। इतना, अब ये थोड़ा सा डीप था बट इसके यदि आपको क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं, राइट। सेकंड है बेसिक सिंटेक्स। अब आती है बात कि यदि हमको पाइथन में कोडिंग करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे लिखते कैसे हैं। लिखते कैसे हैं मतलब उसके बेसिक सिंटेक्स रूल होने चाहिए जो हमें पता होते हैं, जिसके बाद हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट। तो द नेम ऑफ वेरिएबल is placed on the left of the equal operator। इक्वल ऑपरेटर यहाँ पर सिंबल देता है असाइनमेंट का। असाइनमेंट इन द सेंस कि ये वाली वैल्यू उसको असाइन हुई है। लाइक यहाँ पे आप समझ सकते हैं माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो है वो इस वेरिएबल को असाइन हुआ। जो माई स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक नेम हो सकता है, जो भी हमें देना हो, बस उसको लिखने का तरीका कुछ होता है, ठीक है। तो इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये हेलो वर्ल्ड की जो वैल्यू है ये असाइन हुई है माई स्ट्रिंग को। सेम फॉर 7, यहाँ लिखा हुआ है माइंड। तो माइंड एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल को आप ऐसे समझो जिसका मतलब एक पर्टिकुलर नाम, जैसे कि आप हो, आप लोग में सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे मेरा नाम है धीरेन्द्र, तो मेरा नाम जो धीरेन्द्र है तो धीरेन्द्र इक्वल हेलो वर्ल्ड। तो धीरेन्द्र को हेलो वर्ल्ड असाइन हो गया, ये आप समझ सकते हो। तो वेरिएबल मतलब कि एक नेम जिसपे कुछ वैल्यू, कुछ नंबर, कुछ वर्ड ये असाइन हो रहे हैं। तो ये पहला बेसिक सिंटेक्स रूल है पाइथन के लिए।
जो हमें पता होना चाहिए। इसमें सीधा सीधा हमने वेरिएबल लिखा और इक्वल का साइन करके उसको असाइन कर दिया, राइट। ओके, एंड सेम फॉर माइंड। माइंड, स्ट्रिंग, int, फ्लोट, लिस्ट, ये सब डेटा टाइप होते हैं। उसका एक बेसिक रूल बताया गया है यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट के थ्रू, ठीक है। अगेन द बेसिक सिंटेक्स रूल, एक के बाद दूसरा। जब हम कुछ मेथड या फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या रूल होते हैं? सबसे पहले तो कीवर्ड लिखा जाता है DEF, इंडिकेट। ये बताता है कि हम यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं, that like indicating that you are defining a new function, बराबर। एंड हमें ऐसा कीवर्ड लिखना पड़ता है। फंक्शन ब्रैकेट होता है, रिफर टू द नेम ऑफ योर फंक्शन। हमें अपने फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम भी देना पड़ेगा। डेफ लिख के हम ये बता रहे हैं कि हम फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं, राइट। फंक्शन लिख रहे हैं, इसका मतलब हम उस फंक्शन को एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं। इज इट दैट क्लियर? लाइक आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर, डेफ मतलब कि हमने उसे डिफाइन करने वाले हैं। फंक्शन, यहाँ पे कुछ भी नाम दिया जा सकता है, गौरव, कीर्ति, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। यहाँ पे मेरा भी नाम दिया जा सकता है। तो डेफ मतलब डेफिनेशन। फंक्शन जो लिखा मैंने यहाँ पे उसका नाम होना चाहिए। पैरेंथेसिस आया, यहाँ पे ब्रैकेट आया। ब्रैकेट मतलब हमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास करना है। यदि हम इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं मैं, तो मुझे यहाँ पे किसी को कुछ काम बताना है, तो मैंने लिख दिया डेफ। डेफ, और किसको काम बताना है? सपोज कोई है, गौरव है, तो गौरव को यहाँ पे मैंने बता दिया कि गौरव को ये काम बताना है मुझे। अब क्या क्या बताना है, काम क्या क्या है, वो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं A एंड B। आप इसको इस सिंपल तरीके से समझ सकते हो। डेफ मतलब काम देना है, किसको देना है? फंक्शन मतलब गौरव को। ब्रैकेट कौन कौन से काम हैं, वो A/B हो गया, बराबर, ठीक है। तो A and B refers to the parameter values or variable that can be used within the statement। मतलब पैरामीटर मतलब आप ये समझिए कि कौन कौन से काम उसको जाके करने हैं, किस किस के साथ करने हैं। अब एक रिटर्न स्टेटमेंट भी होता है इसमें, और रिटर्न ऑप्शनल होता है। आपको लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो मत लिखो, क्योंकि वो लास्ट में प्रिंट करते समय उसका रिजल्ट अपन को देता है जो अपन देना चाहते हैं। तो रिटर्न मैंने A+B लिखा। अब मैंने रिटर्न में इसको बोला था गौरव को कि तुम क्या करो, मुझे ए और बी की जो भी वैल्यू हो मुझे सम करके दे दो। तो रिटर्न A+B किया, तो एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन जब हमारा कोड चल जाएगा, तो ए की वैल्यू मैंने सपोज 5 दी है, बी की वैल्यू मैंने 6 दी है, तो रिटर्न A+B के सिंटेक्स के थ्रू वो हमको 11 मिलेगा। इज दैट क्लियर? हेलो, हेलो, anyone respond? Is that clear to everyone? हेलो, Yes, sir. Please go ahead. ओके ओके, ठीक है। ओके, सो आफ्टर बेसिक सिंटेक्स हम आते हैं जो सबसे मेन चीज होती है हर प्रोग्राम लैंग्वेज की, कि हमें उसके डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक भी देके रखी है यूट्यूब की, आप डायरेक्टली गो थ्रू भी कर सकते हैं। और डेटा टाइप कुछ नहीं होता, एक वैल्यू होती है जो ये बताती है कि ऑपरेशन जो भी है या जो भी हम काम करने वाले हैं वो परफॉर्म कैसे होगा। ऑल ऑब्जेक्ट हैव अ डेटा टाइप, लाइक आपको ये समझ में आएगा, यहाँ से क्लास है डेटा टाइप की, और यहाँ डिस्क्रिप्शन है। बूल, बूल मतलब होता है बुलियन, बुलियन मतलब होता है दो। इसके दो ही टाइप होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, बुलियन मतलब। सेकंड इसकी क्लास है इंट, इंट मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर में सारे आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड मतलब 1 2 3 4 ये सब आते हैं। फ्लोट इज अ डेसिमल, पॉइंट नंबर होते हैं, लाइक 15.3, तो ये आता है फ्लोट के अंदर। लिस्ट, मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
हम इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स को रख सकते हैं एज अ एरे एरे, या फिर आप कह लो इसको हॉरिजॉन्टल शेप में। हॉरिजॉन्टल में जैसे हम कॉमा कॉमा करके देते हैं वो होता है लिस्ट। सेम फॉर टपल, एसटीआर, सेट, यही सब होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर होते कैसे हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं, अर्थमेटिक में आते हैं अपने चार: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्सट्रैक्शन, ये होते हैं। तो अपन को पढ़ने पड़ेंगे जब अपन डेप्थ में जाते हैं इस चीज के। अभी तो एक नॉर्मल मैंने बताया कि डेटा टाइप होता क्या है। एंड ऑपरेटर्स, हाँ, सेकंड थिंग इज ऑपरेटर आर सिंबल यूज्ड कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ऑपरेटर वो होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस की एक सिंबल को, वैल्यू को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर है एंड यहाँ पर क्लास है डेटा टाइप की, ऑलरेडी डिस्क्राइब। नेक्स्ट स्लाइड आती है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट मींस, यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो हम यूजर हैं, हमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उसे इनपुट देना होगा, तब हमें एक आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट अलाउ यूजर ऑफ अ प्रोग्राम टू प्लेस वैल्यू इनटू अ प्रोग्रामिंग कोड। हमें यदि प्रोग्रामिंग कोड को कुछ बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके लिए इनपुट देना पड़ेगा। यदि मुझे चाहिए 5+5, तो पहले ये इनपुट हुआ प्रोग्रामिंग कोड के लिए, जहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा वहाँ पे ये एक इनपुट होगा, उसके पास ये इनपुट जाएगा। लाइक हम बैठे हुए हैं तो मैं पहले आपको एक इनपुट दूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि 5+5 क्या हुआ, तो वो हुआ इनपुट। एंड आपका आंसर आया 10, तो वो हुआ आउटपुट। तो पाइथन में इनपुट फंक्शन होता है, जस्ट उसको लिखते हैं अपन इनपुट। लाइक आप बाजू में देख सकते हैं इनपुट, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा एंटर अ नंबर। तो जब ये मेरा कोड चलेगा तो सबसे पहले वहां पे लिखा आएगा एंटर अ नंबर। तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या नंबर डालना है, तो वहां पे आप डाल सकते हो 5, 10 या कुछ भी, ठीक है। सेकेंड होता है द पैरामीटर फॉर अ इनपुट फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस कैन बी इंटीजर। ओके, ये बताया गया है कि इनपुट के बाद ब्रैकेट और डबल कोट्स में हमें अपने स्ट्रिंग को लिखना होता है। यहाँ पे एंटर अ नंबर की जगह मैं लिख सकता हूँ एंटर अ नेम। तो जब ये कोड चलेगा तो वहां पे सबसे पहले स्क्रीन में लिखा आएगा एंटर अ नेम, तो वहां पे आप अपना नेम लिखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। सी एक्स इज इक्वल टू एंड इंट एक्स स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है एंटर अ नंबर की। नंबर क्या होता है? इंटीजर होता है। नंबर डिजिट जो होते हैं वो इंटीजर में आते हैं। तो इंटीजर के लिए हमने अभी देखा पिछली स्लाइड में कि उन्होंने क्या क्लास बना के रखी है डेटा टाइप की, वो होती है इंट। तो सबसे पहले वेरिएबल, वेरिएबल मैंने बताया कि हर एक चीज का एक पर्टिकुलर प्लेस, एक नेम दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्स दिया है। एक्स इक्वल की बात आई है, इक्वल अभी समझाया मैंने कि इक्वल यदि लिखा हुआ तो ये होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब ये इंट और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी ये असाइन हो जाएगी एक्स को, राइट। तो एक्स स्ट्रिंग में हम वो वैल्यू डालेंगे जो हम एंटर अ नंबर पे मांगना चाह रहे हैं यूजर से या फिर इनपुट के थ्रू, राइट। और यहाँ पे एक और वेरिएबल डाला गया है वाई। वाई एक अदर पर्सन है जिसके पास वो चीजें जाके असाइन होंगी। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्ट्रिंग, मतलब कि सपोज यहाँ मैंने एंटर अ नंबर पे 5 डाला, तो अब 5+2, इसकी जो वैल्यू होगी 5+2 इज 7, 7 जाके असाइन हो जाएगा वाई में, और प्रिंट वाई करेंगे तो 7 अपना दिखेगा। ये इनपुट आउटपुट था। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है बट ये बेसिक है इसका। और ये इफ एल्स स्टेटमेंट, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। अभी तक मैंने जो भी चीजें आप लोग को बताई, ये नॉट ओनली पाइथन, हर एक लैंग्वेज के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी है। लाइक वेरिएबल आप देख सकते हैं, वेरिएबल ऑब्जेक्ट हर एक लैंग्वेज में यूज होना है। सिंटेक्स रूल पाइथन के थोड़ा डिफरेंट है, बट डेटा टाइप हर एक लैंग्वेज में यूज होना है। इनपुट आउटपुट हर एक लैंग्वेज में यूज होता है। लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, इसको आप ये समझो हिंदी में यदि नहीं, सीधी बात। यहाँ पे यदि लिखा हुआ है एक्सिस्टिंग इनपुट एंटर अ नंबर, यहाँ पे पूछा गया आपसे कि आप एक नंबर डालो, आपने डाला 7, ठीक है ना। तो इफ मतलब यदि, एक्स मतलब जो भी वैल्यू आपने डाली है 7, और ये साइन है भाग का, ठीक है ना।
7 को हम 2 से यदि भाग देते हैं इक्वल इक्वल, मतलब यहाँ पे हमें बताया गया है कि यदि वो बराबर है 0 के, जो कि नहीं होगा। 7 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो जो डिविडेंड आता है, जो लास्ट का शेषफल आता है, वो होता है 1। ठीक है, तो प्रिंट दिस इज एन इवन नंबर, ये यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं हुई। इफ कंडीशन सही नहीं हुई तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, एलिफ, एलिफ मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एडिशनली else if statement elif can be used to provide unique coding statement। यदि हमको else और if एक साथ फिर से लगाना है और कुछ कंडीशन चेक करनी है तो हम elif लिख सकते हैं। तो सपोज जो भी x की वैल्यू आपने यहाँ पे एंटर की है वो यदि इक्वल इक्वल 0 है, यदि आपने 0 ही एंटर कर दिया यहाँ पर, तो ये उसको चेक कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो प्रिंट होगा एट द एंड ऑफ द कोडिंग कि दिस नंबर इक्वल्स 0, राइट। और यदि ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं, जो कि हो रही थी, यदि हम यहाँ पे 7 डालते हैं तो एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, वो होता है प्रिंट दिस इज एन ऑड नंबर। ये क्लियर हुआ? ओके, तो ये था पाइथन का अभी तक का सफर। अब यदि क्वेश्चंस मैं देखता हूँ चैट में, ओके। ओके, टेक्निकल आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वी कैन स्टार्ट द डेटाबेस। ओके, so let's start with database. दिस इज द सेकंड टॉपिक जो मैं आज कवर करने वाला हूँ। बेसिक पाइथन यहाँ पे एंड होता है, उसके क्वेश्चन हम देखते हैं। तो डेटाबेस को यदि हम यहाँ पे समझें तो डेटाबेस और डीबीएमएस ये दो डिफरेंट चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग आधे से यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटाबेस और डीबीएमएस एक ही चीज है। तो डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, लाइक आप ये समझ सकते हैं कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेस, इनका जो भी डेटा होता है वो होता है डेटाबेस। और डीबीएमएस मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इस इंफॉर्मेशन को, जो भी इस नॉलेज को, इस डेटा को कैरी करके उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखता है, जो सिस्टम, वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक डेफिनेशन है जिसमें मोस्टली लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं कि डेटाबेस और डीबीएमएस क्या होता है, राइट। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हम डेटाबेस पढ़ क्यों रहे हैं। इंडस्ट्रीज की यदि बात करें, एमएनसीज कंपनीज की बात करें, एज ऑफ नाउ जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैं देख रहा हूँ, यदि हमसे कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उसके साथ साथ हमें डेटाबेस आना चाहिए। डेटाबेस आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे हैं, लाइक माई है, एसक्यूएल है, मोंगोडीबी, ओरेकल, DB2, मल्टीपल है। लेकिन हमें एटलीस्ट बेसिक सभी का एक जैसा है, तो वो बेसिक्स हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि डेटाबेस है क्या। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, डेटाबेस एक कलेक्शन है हमारे डेटा का, जिसमें आपका नाम हो सकता है, आपका डेजिग्नेशन, आपकी क्लास, आप कॉलेज, ये जो हो गया ये हो गया डेटा। इसी को कहते हैं डेटाबेस। जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये होगा डेटाबेस। और जब इसको मैनेज करने के लिए तुम किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एंट्री करोगे और वहां पे उस चीज का यूज करोगे, तब वो सॉफ्टवेयर और वो मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आते हैं सबसे पहले डेटाबेस के, जो मैंने ऑलरेडी बताया। तो डीबीएमएस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इसका मतलब यही हुआ, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, लाइक आपका नेम है, आपसे इंटर रिलेटेड चीज आपका मोबाइल नंबर है, आपकी क्लास है, क्लास मतलब आप कॉलेज जहाँ पे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आपसे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हुए,
ये हुआ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस द डेटा। इसमें एक प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में क्वेरी बोलते हैं। वो क्वेरी का यूज करके हम पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। एन एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज। ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जो हमेशा एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट होता है हमारे यूज के लिए, हाईली वैल्यूएबल और रिलेटिव लार्ज, ये सब चीजें, ठीक है। लाइक ऑलरेडी टोल्ड, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपने सुने होंगे, वो होते हैं एसक्यूएल, माइस्क्यूएल, डीबी2, ये होते हैं। तो बेसिकली जो हम स्टार्ट करते हैं तो हम एसक्यूएल ही पढ़ते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा माइस्क्यूएल पढ़ते हैं। डीबी2 आईबीएम कंपनी का बनाया हुआ खुद का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो मोस्टली बहुत रेयर यूज होता है, बट राइट नाउ मैं डीबी2 में ही काम कर रहा हूँ। एसक्यूएल माइस्क्यूएल मेरा हो चुका है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस हम सीख क्यों रहे हैं। विदाउट डेटाबेस आपकी एंट्री थोड़ा सा इंडस्ट्री में मुश्किल है। इसका रीजन ये है कि डेटाबेस हर एक जगह पे यूज होता है। आप छोटी से छोटी किसी भी तरीके की आप टेक्निकल जॉब में जा रहे हैं यदि आईटी की, वहाँ डेटाबेस इंपॉर्टेंट है। ये आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखें। डिफरेंस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। तो यदि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था तो उसके पहले क्या था? तब था फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम आप अभी भी अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। सी ड्राइव पे गए आप या फिर डी ड्राइव पे गए, वहां पे एक फाइल थी, उसके अंदर ओपन किया, उसके अंदर 10 फाइल थी, उसके अंदर ओपन किया, अपन को पर्टिकुलर वो फाइल मिल गई जिसपे काम करना था। ये था फाइल सिस्टम। ये अप्रोच ऐसी थी कि इसमें बहुत ज्यादा इशू आते थे, हमें ढूंढ नहीं पाते थे, चीजें डुप्लीकेट भी हो जाती थी, कुछ इशू होते थे। तो उन्हीं सब को रिड्यूस करने के लिए डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच आई। तो उसके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग है कि कलेक्शन ऑफ डेटा इन डीबीएमएस द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर, राइट। फाइल सिस्टम is a collection of data. In this system the user has the right to proceed in managing the database. शेयरिंग डेटा, आप समझ सकते हो कि डेटा शेयरिंग डीबीएमएस में इजी है। आपने क्वेरी लिखा, आपके पास डेटा आया, आप उसको एक्सपोर्ट करके भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी फाइल भेजनी पड़ेगी। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि हम क्या छुपाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, राइट। माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? हेलो, हेलो। ओके, आई विल शेयर अगेन, 1 सेकेंड। अभी कैन एनीवन कंफर्म? Yes, Mr. Dhirendra, it is visible now. ओके ओके। सो मतलब आई थिंक 2 स्लाइड मिस होगी, राइट? ओके ओके, आई विल कवर अगेन। सो जस्ट इंट्रोडक्शन ही था फर्स्ट में, सेकंड स्लाइड ये थी जो अभी चल रही हुई है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बताया गया है फाइल सिस्टम का और डेटाबेस का, मैनेजमेंट सिस्टम का, जो अभी तक मैंने बताया आपको। ओके, या एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग मैं बता रहा था आपको कि एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि हमें पर्टिकुलर चीजें कब दिखानी है, कब नहीं दिखानी है, इसका मीनिंग होता है एब्स्ट्रैक्शन में। तो डेटाबेस में हम क्वेरी करके अपनी चीजों को हाइड कर सकते हैं फाइल में। रिप्रेजेंट, इसमें स्टोरेज का इशू जाता था, यहाँ पे आप क्वेरी करके चीजों को हाइड कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यदि आईटी में कुछ है जिसके कारण वर्जन अपडेट होते हैं, जिसके कारण नई से नई टेक्नोलॉजी आती है, उसका मेन रीजन सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ही होता है। क्योंकि आपका डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन, ये सब बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। तो मोस्टली आईटी में जो भी सॉफ्टवेयर और जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं, उसका मेन मोटिव यही रहता है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी पे वर्क किया जाए, राइट। तो ये मेन डिफरेंस था और मे बी एक ड्रॉबैक था फाइल सिस्टम का, जिसके कारण डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पिक्चर में आया।
पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस सिस्टम का पर्पस क्या है, वो कर क्या रहा है। तो डेटा है, डेटा आई ऑलरेडी टोल्ड कि डेटा कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, प्लेस हो सकती है, जगह हो सकती है, किसी का कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है। लाइक आप यदि कॉलेज में हैं, यदि कोई कॉलेज में है तो उसका कॉलेज का पूरा जो डेटा, किस सेमेस्टर में है, उसकी ट्रेड क्या है, उसका एचओडी कौन है, ये सब जो होता है डेटा होता है। तो डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, वो उसको इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना, देन इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। फिर वो जब एक पर्टिकुलर जगह पे सिक्योर हो जाएगा तो वो एक नॉलेजेबल चीज हो जाएगी पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉलेज के लिए। सपोज आपके कॉलेज में जब जो डेटाबेस संभाल रहा होगा आप लोग का, उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि यदि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना है तो मैं किस जगह पर जाऊं। यदि सपोज मुझे 8th सेमेस्टर के प्रवीण या कोई भी XYZ को यदि मुझे ढूंढना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 8th सेमेस्टर के डेटा कहाँ रखा हुआ है, फिर उसमें पर्टिकुलर मैकेनिकल ब्रांच कहाँ है, फिर मैकेनिकल के अंदर ये पर्सन कहाँ है, उसकी आईडी क्या है। तो ये हुआ नॉलेज। एक्शन, एक्शन मीन्स आप ये समझिए कि हम उस पर्टिकुलर डेटा के साथ क्या क्या कर सकते हैं। लाइक ये पता होना चाहिए हमें कि हम उस डेटा को कब अपडेट करना है, कब वो प्रवीण को बैक लग गई, ठीक है, कब वो फेल हो गया तो कब उसकी चीजें अपडेट करनी है। ये हो गया, एक्शन में आ गया ये, राइट। थर्ड स्लाइड जो आती है वो है एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट कि ये बहुत ज़्यादा अभी इजी हो गया है। यदि आपको मैं अभी एक चैलेंज दूं कि आपको 2 या 3 हजार फाइलों में से वो फाइल ढूंढनी है जिसमें 7th सेमेस्टर के लोग की बैक लगी हुई है, तो आपको वो 2 हजार फाइल को छानना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और हर एक फाइल को ओपन करके आपको जाना पड़ेगा। तब जाके कहीं आप पूरे दिन भर या रात भर लगाने के बाद वो ढूंढ पाएंगे। उन्हीं सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, जहाँ पे एक ही जगह पे तुम्हारा सारे तरीके का डेटा स्टोर रहता है, राइट। उधर से पता चलता है कि हम किस तरीके से किस चीज को ढूंढ सकते हैं। डेटा शेयरिंग ये बहुत इजी हो गया है। यदि 2 GB का फाइल का डेटा रखा हुआ है तो आप उसको शेयर नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपको हार्ड डिस्क लेके जाना पड़ेगा या फिर कुछ और आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे डेटा शेयरिंग बहुत इजी है। आपने क्वेरी की, एक क्लिक में आप एक्सपोर्ट करके वो पूरा का पूरा डेटा टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म इन द सेंस टेबल के फॉर्म में होता है, उस टेबल फॉर्म को आप शेयर कर सकते हो। इसकी आपको ऑथराइजेशन रहती है। बैकअप, आपकी फाइल एक बार उड़ी आप दोबारा उसको नहीं पा पाओगे, लेकिन यहाँ पर आप एक क्वेरी करके पूरा का पूरा डेटाबेस का बैकअप ले सकते हो। और उसका क्लोन, क्लोन मतलब आप उसका डुप्लीकेट बना के किसी दूसरी जगह पर सेव करके जो एक प्रीवियस वाला है उस पर आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। मैनिपुलेशन इन द सेंस जो भी आपको चीजें करनी है, ठीक है। तो ये लास्टली इट ऑफर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। करेक्ट बात है। यदि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, सपोज अभी इस मीटिंग में यदि मान के चलिए 100 या 150 लोग हैं, तो कौन से बच्चे या फिर कौन बीटेक का है, कौन वर्किंग वुमेन है, या फिर कौन क्या कर रहा है, उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस डेटाबेस के थ्रू देख सकते हैं। क्योंकि वो एक लिस्ट निकालेगा कि पर्टिकुलर किस एरिया से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत होता है यूजफुल। डिसएडवांटेज, हर चीज का यदि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा ही, चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी हो। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो देखा गया है डिसएडवांटेज, वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। यदि आपको डेटाबेस आज की डेट में खरीदना है, इसका मतलब आप स्टोरेज खरीद रहे हो। स्टोरेज खरीद रहे हो तो वो ऑब्वियसली बात है, उस स्टोरेज को खरीदने के लिए कॉस्ट होगा, जो कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। कॉस्ट के साथ साथ आपको मेमोरी की नीड होती है। उस पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने के लिए आपका पीसी, लैपटॉप अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। सेम लाइक जैसे यू विल नीड अ फास्ट डेटा प्रोसेसर इन अ लॉट ऑफ मेमोरी। आप 1 या 2 GB रैम रख के, उसका प्रोसेसर आपका पता नहीं बहुत पुराने ज़माने का है और आप चाहो कि आप माई एसक्यूएल चला लो,
तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। साइज, to run them efficiently it takes up a lot of disk space and RAM. The same thing I already told कि हमें साइज, रैम रोम ये सब की साइज और कॉन्फ़िगरेशन अच्छा चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी, our database system adds the complexity and demand. सीधी सी बात है, यदि हम बहुत रेयर, यदि हम कहा जाए डेटा को निकालना चाह रहे हैं। अब मेरा एक यहाँ पे एक सवाल आता है, सपोज हमें चाहिए वो पर्सन जिसकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है, जिसकी एज 45 के नीचे है और जो एमएनसी में वर्क कर रहा है, जिसका एकेडमिक्स अच्छा है। इतने सारे मैंने फिल्टर लगा दिए, तो उसके लिए हमें उतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो दैट वाज अ लिटिल बिट ड्रॉबैक, बट वो हम सीख सकते हैं, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये 3 इसके ड्रॉबैक हुए। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस। तो जैसा कि मैंने पाइथन में बताया था कि हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं जिसमें हमें ये पता रहे कि इसकी नीड क्यों पड़ी और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। ठीक है, तो हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है, 1950 अर्ली या 1960 से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करेंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, हमें उतने लोगों का डेटा का कलेक्शन रखना पड़ेगा। तो तब ये कुछ मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए। फिर हार्ड डिस्क आई, फिर उसके बाद बाकी चीजें आई। अभी 2000 से एसक्यूएल मतलब डीबीएमएस सिस्टम स्टार्ट हुआ, मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, मोंगोडीबी ये सब देख सकते थे। तो ये एक हिस्ट्री है जो हमें बेसिकली पता होना चाहिए यदि हम किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेटाबेस एप्लीकेशन एग्जांपल, ये इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। तो सपोज आप एंटरप्राइज में हो, एंटरप्राइज मतलब आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, कोई भी इंडस्ट्री, अमेजोन ले लो, मिंत्रा ले लो, तो वहाँ पे बहुत सारे एक डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक सेल्स। सेल्स में क्या होता है, कस्टमर होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, परचेस होते हैं। इनकी डेफिनेशन और इनका हमारे पास डेटा होता है, कौन से कस्टमर ने कितना प्रोडक्ट लिया, कितना उसने परचेज किया, क्या कॉस्ट दिया, ये सब इंटरप्राइज के अंदर इंफॉर्मेशन आती है। अकाउंटिंग होता है, पेमेंट डिटेल्स, रिसिप्ट, एसेट, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सब डेटाबेस के एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं चीजें, वहाँ का डेटाबेस अलग होता है। बैंकिंग का डेटाबेस अलग होता है, ठीक है, फाइनेंस का अलग होता है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। यूनिवर्सिटीज में अलग होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डेटाबेस एप्लीकेशन का। वो होता है यूनिवर्सिटी का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मैं ऑलरेडी इतने टाइम से बात कर रहा हूँ वही एग्जांपल है यहाँ पे। इन दिस टेक्स्ट वी विल बी यूजिंग अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट। तो यूनिवर्सिटी में किस किस तरीके का डेटा होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स का डेटा होगा कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्टर मतलब कि जो टीचर होते हैं वहाँ के, क्लासेस, कौन सी क्लासेस कब लगने वाली है। आप बस अभी बेसिक बेसिक ये समझिए कि नीड क्यों है। यदि हमें किसी पर्टिकुलर चीज की नीड समझ में आएगी तो हम उसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 3 का हमारे पास डेटा होता है। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जांपल, अब हम उस डेटा के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज एक नया स्टूडेंट का एडमिशन हुआ तो हमें ऐड करना पड़ेगा एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसको कौन सा कोर्स देना है, उसको कौन सी क्लास देनी है, उस सारी चीज़ों का डेटा डालना पड़ेगा। ये हम इजिली क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं क्वेरीज आपको बताता हूँ आगे जाके। क्वेरी 4 पार्ट में डिवाइडेड है वो, ठीक है। बट ये एक एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिवर्सिटी का, कि कैसे डेटाबेस काम करता है, ठीक है। अब डेटाबेस के 3 आर्किटेक्चर हैं। पहला है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, लाइक पहले क्या होता था, सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उन्होंने ऐसा बनाया कि जो भी पर्सन इस पे काम करेगा वो डायरेक्ट एक ही मशीन पे बैठ के काम कर सकता था। वहीं वो एप्लीकेशन रहता था और वहीं उसका लोकल डेटाबेस रहता था। वो डायरेक्ट डेटाबेस में ही यूजर अपनी चीजें लिख के और वहां से अपना डेटा
ले सकता था। सी इन टेयर 1 architecture, the database is directly available to the user. The user can directly sit on the database management system and use it. वो डायरेक्टली उसी एप्लीकेशन से डेटाबेस का यूज कर लेता था। सेम मशीन होती थी, एक ही मशीन होती थी वन टायर आर्किटेक्चर में, आप इतना समझ लिया। एंड सेकंड, द टू टायर आर्किटेक्चर में क्या हुआ, दो अलग अलग मशीनें हो गई। एक हो गया क्लाइंट, एक हो गया सर्वर। आप इसको ऐसे समझिए कि एक हो गया रिक्वेस्टर, एक हो गया प्रोवाइडर। रिक्वेस्टर, आप ऐसा कि आपने किसी से कुछ मांगा और जो दे रहा है वो देने वाला हो गया प्रोवाइडर। तो रिक्वेस्टर हो गया क्लाइंट, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर से, ये जा रहा है एरो, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे 8th सेमेस्टर के बच्चों की लिस्ट दीजिए, तो ये यहाँ से क्वेरी के थ्रू इसके पास गया। इसने वो क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, जो भी किया ये अंदर का है इसके, फिर उसने वो रिजल्ट इसकी स्क्रीन पे दिखा दिया क्लाइंट के। तो ये जो बीच में ये है, ये होती है एपीआई। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल चला जाएगा बट बताना जरूरी है। एपीआई इज लाइक ओडीबीसी एंड जेडीबीसी यूज फॉर दिस इंटरेक्शन। इनके बीच में इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए दो एपीआई की यूज होती हैं जो डेटा का आना जाना करती हैं। आप इतना समझें कि टू टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट जिसने रिक्वेस्ट किया, उसकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, सर्वर ने उसको मैनिपुलेट किया, उसको अंडरस्टैंड किया, फिर उसका रिजल्ट इसको दे दिया। ठीक है, ये एक इजली सी चीज हो गई। ये होता है टू टायर आर्किटेक्चर। इसके बाद एक और आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ, वो था थ्री टायर। यहाँ पे थ्री है। ओके, तो थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या होता था कि जो क्लाइंट होता था और जो सर्वर होता था, दोनों की मेन मशीन के पहले एक उन्होंने एप्लीकेशन रख दी। लाइक यहाँ पे इसका डेटाबेस है, यहाँ पे ये यूजर है। यूजर को सिर्फ डेटाबेस से काम है, बट यूजर के पास की जो भी चीजें रहेंगी वो पहले एप्लीकेशन में जाएंगी, वो भी क्लाइंट के एप्लीकेशन में। वो क्लाइंट का एप्लीकेशन इसके एप्लीकेशन सर्वर से कांटेक्ट करेगा, फिर यहाँ डेटाबेस में जाने के बाद वो आउटपुट आएगा। ये इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया क्योंकि प्रीवियस वन और सेकंड टियर आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी का इशू जा रहा था। तो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, आईटी में यदि हम हैं तो हमें सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का ध्यान रखना होता है तो वो होता है सिक्योरिटी का। उसके कारण ही वर्जन्स अपडेट होते हैं, उसके कारण ही एप्लीकेशन में आगे अपग्रेडेशन आता है। आपका मोबाइल में यदि कोई अपग्रेड आ रहा है, लैपटॉप में अपग्रेड आ रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा मेन पार्ट सिक्योरिटी रीजन होता है। अब वो बात आती है कि इसमें काम कैसे होता है। तो जिन्होंने अभी डेटाबेस पढ़ा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बता दूं कि इनमें 4 टाइप की लैंग्वेजेस यूज होती हैं। फर्स्ट होता है डीडीएल, सेकंड डीसीएल, डीएमएल, टीसीएल। ये मैं आगे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जस्ट अभी बता रहा हूँ कि ये 4 लैंग्वेजेस इसमें यूज होती है, जिसका यूज करके आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी कर सकते हैं मतलब अपनी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट कर सकते हैं मतलब उसको अल्टर या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं अपन डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये होती है जिस भी चीज की पर्टिकुलर डेफिनेशन आप क्रिएट कर रहे हो। डेफिनेशन मतलब कि नया नया या फिर पूरा का पूरा उसका मेन स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, वो होता है डेफिनेशन लैंग्वेज। सो क्रिएट, क्रिएट यहाँ पे क्वेरी है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट जो अभी मैंने पाइथन में समझाया वही यहाँ पे इसका मीनिंग है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है सीधा का सीधा टेबल। टेबल मतलब जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा अपना, सीधी बात। अल्टर, अल्टर मतलब ये डेफिनेशन इसकी अल्टर वर्ड इन्होंने थोड़ा खतरनाक दिया। इसका मतलब यही समझ सकते हो चेंज। यदि हमें किसी का सरनेम चेंज करना है, गलत हो गया है, तो हम उसको अल्टर करके, अल्टर क्वेरी लिख के हम उसको चेंज कर सकते हैं। अल्टर मतलब चेंज। ड्रॉप मतलब डिलीट करना हो। ट्रंकेट हमें रिमूव ही करना हो सारे रिकॉर्ड। रेनेम आपको पता है। कमेंट मतलब कि पर्टिकुलर डेटा में हमको कमेंट करना है। तो ये होते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके बाद आती है सेकेंड लैंग्वेज, वो होती है डीएमएल,
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सेम इसका भी वही काम है। यहाँ पे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब क्वेरीज होती हैं। सिलेक्ट से आप नंबर ऑफ डेटा देख सकते हो। इंसर्ट, आपको किसी नए पर्सन का यदि डेटा अपने डेटाबेस में ऐड करना है तो इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। लाइक ऑलरेडी टोल्ड, अपडेट करना है, यदि रोहित के मार्क्स अपडेट करना है तो हमें अपडेट क्वेरी यहाँ पे चलानी पड़ेगी। रोहित ने छोड़ दिया कॉलेज तो हमको डिलीट ही करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। अभी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये थर्ड नंबर की है। इससे क्या होता है, हम अपने डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएंगे, ये DCL और TCL। मोस्टली जो अपन को यूजफुल है वो DDL है और DML है। इसके बाद ये DCL और TCL में ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे अपना डेटाबेस का होता है क्लोजिंग। मैं इसके लिए पूछ लेता हूँ, तो या आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी। ओके, 1 सेकेंड। या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और if we don't have any question queries, so we can wrap up. Please repeat slide number 10. Okay. Okay, yeah. So, आर्किटेक्चर को हम ऐसा समझो आपकी, जब ये क्रिएट हो रहा था तो सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें जब स्टार्ट हुई, क्योंकि क्या होता ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, तो हमें उसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कितने लेवल पे हम उसको चीजें कर सकें। तो ये एक बेसिक लेवल था जो क्रिएट हुआ था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसमें जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो लोग होते हैं, एक यूजर होता है और एक प्रोवाइडर होता है। आप शॉप में जा रहे हो तो आप यूजर हो, प्रोवाइडर हो गया शॉपकीपर। तो आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया। तो समझ लो इस वन टेयर में आपके घर में ही शॉप है, आप डायरेक्ट गए, उठा के आपने सामान लेके आ गए। और सेकंड टेयर में आए आप, तो आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, वहां पे आपने पैसे दिए, फिर वो सामान आपके पास मिला, फिर आपको दिखा कि हाँ वो है। तीसरा तो और डिफिकल्ट हो गया कि आपने अपने घर में कोई छोटू है, उसको पैसे पकड़ाए, उसने जाके अपने किसी थर्ड को पकड़ाए, उसने जाके शॉप में लिया, फिर उसने उसको दिया, फिर उसके बाद तुम्हारे पास पहुंचा। ये हुआ थर्ड टेयर। तो फर्स्ट टेयर समझिए आपकी सेम मशीन, सेम लोकल डेटाबेस, आपने क्वेरी की, आपको डेटा वहीं के वहीं मिल गया। इज इट फाइन? हु इज आस्किंग फॉर स्लाइड नंबर 10? ओके, 1 सेकेंड में देख लेता हूँ। How we can connect to GUI based application Java to database using JDBC like MySQL database, correct? But ये Java का सेक्शन नहीं है। वैसे भी JDBC के लिए आपको एंटरप्राइज जावा एडिशन का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके अपन JDBC MySQL से वो लोग से हो सकता है। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, PDF की सेंड कर देंगे। 8 GB की स्टोरेज में MySQL चलेगा? चलेगा, फाइन।
Any technical question or maybe any career related, you can ask. How Python useful for financial, correct? तो पाइथन का फाइनेंशियल एनालिटिक्स में यूज तब होगा जब हमें डेटा का मैनिपुलेशन आएगा। पाइथन में बेसिक्स में जब हम स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले यदि आपको सीखोगे तो वेब डेवलपमेंट सीखोगे, देन डेटा साइंटिस्ट, देन उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, तब जाके फाइनेंशियल एनालिटिक्स में आपका यूज आ पाएगा। ओके, okay, so same JUI I already told. Okay, any question? सबसे अच्छा पैसा किस फील्ड में है? कोडिंग में है। डिपेंड करता है कि लैंग्वेज आप कौन सी सीख रहे हो। यदि जावा आपसे अच्छी आती है तो उसमें भी है, पाइथन अच्छी आती है तो उसमें भी है, बट आना अच्छे से चाहिए। सर, हाउ वी स्टार्ट पाइथन व्हेन वी हैव नॉलेज इन जावा? वेरी इजी। पाइथन जावा से काफ़ी इजी है। कुछ मैं आप लोग को चैनल बता देता हूँ, लाइक एक कोड विथ हैरी है, यदि आप नोट डाउन कर रहे हो तो लिख लो। उसमें बेसिक से उसने पाइथन पूरा स्टार्ट किया है, ठीक है। शॉर्ट रोड मैप ऑन पाइथन, आप स्लाइड नंबर 3 या 4 देख लीजिए, मैं ऑलरेडी फिर से दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड। शॉर्ट रोड मैप ऑफ पाइथन डेवलपर, किसका क्वेश्चन है आई डोंट नो, बट या स्कोप ऑफ पाइथन। यदि आपको पाइथन डेवलपर बनना है और पाइथन आनी चाहिए तो ये बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ HTML। ये बहुत इजी चीज़ है, इसको सीखने में मुझे नहीं लगता यदि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो 5 दिन से ज़्यादा लगने वाला है। बट हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिक्स आप समझ जाएंगे, बट फ्रेमवर्क में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा जो कि सीखना पड़ेगा। और ये इसको आप इंटरनेट पे यदि आप देखो तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट ये पहली है, और सेकंड है जावा टी पॉइंट। ये 2 वेबसाइट में आपको इजीली देखने मिल जाएगा और वहां से आप सीख सकते हो। ओके ओके, Python framework is most used by MNC companies. फ्लास्क, फ्लास्क मोस्टली यूज होता है। डेटा मैट्रिक्स के लिए भी एक है फ्रेमवर्क, वो यूज होता है, बट फ्लास्क ज्यादा यूज होता है। इसके लिए सेटअप लगेगा पाइथन का और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ओके सर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पाइथन इन प्रेजेंट कंडीशन फॉर द कंपनी? आप नो डाउट आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो ये अच्छा टॉपिक आपने बताया, स्कोप पाइथन का, ठीक है। तो पाइथन जो अभी राइट नाउ मेरे ख्याल से 5 या 6 सालों में ही बूम पर आई हुई है। पाइथन का एज ऑफ नाउ, जैसा मैं MNC में काम करता हूँ तो जितना मैं बता सकता हूँ, मोस्टली अभी चीजें धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, AI की तरफ जा रही हैं। तो AI से सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन यदि कोई लैंग्वेज अभी कर पाई है तो वो है पाइथन, जिसका सबसे इजीली वे में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यदि हमें पाइथन का नॉलेज होगा तो हम इजिली अभी अभी इंडिया में jobs काफी हैं पाइथन को लेके, ठीक है। ओके, तो that's all from my end right now. Thank you Sequence team to inviting me because बहुत अच्छा काम कर रही है अभी Sequence team। Thank you शिवानी जोशी जी। Okay. Thank you शिवानी जोशी जी। Thank you. Okay. So I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you for being a part of this enlightening sessions. Your presence is truly enriched and discussions and added value to insights shared. A special word of thanks goes to our speaker, Mr. Dhirendra Yadav, for whose expertise and perspective having gratefully enriched our understanding.
Your value contributions have left a mark on our discussions, and we are truly honored to have had you with us today. So, thank you once again to all of our participants and to Mr. Dhirendra for making these sessions a remarkable success. So, guys, I will just share the link of certification course in the group. You will receive the certificate over there. I will just share the test link over there so you can go there itself. Thank you, everyone.